सत श्री अकाल की हाल चाल। तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है जय और मैं आपको मेरी नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट ये होता क्या है। आपने देखा तो होगा जब भी आरबीआई अपनी नई नई पॉलिसीज लेके आती है तो उन पॉलिसीज में कुछ रेट का जिक्र किया जाता है। अब ये रेट है क्या और यही आज हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आपने कई बार न्यूज चैनल में भी सुना होगा कि आरबीआई अपनी नई पॉलिसीज लेके आई है, तो नई पॉलिसीज में रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई है, कटौती हुई है। लेकिन आप ये न्यूज सुन के आपने ये न्यूज को इग्नोर कर दिया होगा। आप सोचे होगे कि ये न्यूज से मेरे को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये न्यूज हमारे देश के कई सारे सेक्टरों पे इफेक्ट करता है और बैंक सेक्टर पे तो अच्छा खासा इफेक्ट कर जाता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बैंक सेक्टर पे ही इफेक्ट होता है। तो आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने वीडियो की ओर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बैंक रेट के बारे में कि ये बैंक रेट होता क्या है। तो जब भी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की कमी महसूस होती है तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई बैंक से पैसा उधार लेती है लंबे समय के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब कि आरबीआई बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए। और आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे उस लोन देती है ना कॉमर्शियल बैंक को, तो उस रेट को हम लोग बैंक रेट कहते हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, यानी कि पहला टॉपिक। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की ओर। तो हमारा सेकंड पॉइंट है रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट बैंक रेट जैसा है, लेकिन इसमें फर्क आ जाता है टाइम का। यानी कि बैंक रेट लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और वही रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि छोटे समय के लिए होता है। तो जब भी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की कमी महसूस होती है तो वो आरबीआई के पास जाके पैसा उधार लेते हैं, यानी कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हमने सेकंड पॉइंट भी समझ लिया, तो अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की ओर, यानी कि लास्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा लास्ट पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट। अब यहाँ पे मजे की बात क्या है पता है, हमने आगे के 2 पॉइंट में देखा कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है, यानी कि आरबीआई लोन देती है पहले 2 पॉइंट में। लेकिन तीसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि आरबीआई लोन लेती है कॉमर्शियल बैंक से, तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो आरबीआई को जब भी पैसे की कमी महसूस होती है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक से पैसे उधार लेती है, यानी कि लोन लेती है, और वो जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन लेती है उसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। लेकिन ये तीनों रेट का, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इनका इंपोर्टेंट क्या है। अब आरबीआई ऐसा थोड़ी ना करेगा कि इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए सिर्फ ये तीनों रेट का इस्तेमाल करेंगे, नहीं, इनका और भी बहुत सारे काम है। जैसे इकोनॉमी को हैंडल करने में रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आरबीआई ये रेट को यूज कैसे करती है इकोनॉमी में, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन और मंदी ये होते क्या है। तो पहले हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम लोग इन्फ्लेशन को समझते हैं। तो इन्फ्लेशन के सिचुएशन में हर सेक्टर के हर प्रोडक्ट और सर्विस के प्राइस बढ़ते रहते हैं, इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब इन्फ्लेशन को डीप में समझने के लिए हम लोग एक डेफिनेशन देखते हैं। इकोनॉमी में पैसों की डिमांड से ज्यादा अगर पैसों की सप्लाइंग बढ़ जाए ना, तो उसे हम लोग इन्फ्लेशन की सिचुएशन कहते हैं। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। सब पब्लिक के पास पैसा है। अब सबके पास पैसा होगा तो उन लोग क्या करेंगे, तो उन लोग प्रोडक्ट और सर्विस खरीदेंगे। अब सबकी डिमांड प्रोडक्ट और सर्विस पे रहेगी तो प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड तो बढ़ जाएगी। जैसे प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइस बढ़ेगी और महंगाई होगी। अब इससे इकोनॉमी में महंगाई का माहौल फैल जाएगा, यानी कि इसे हम लोग तेजी भी बोल सकते हैं। अब उसी महंगाई को आरबीआई कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट का यूज करते हैं। अब इन्फ्लेशन का मीनिंग तो समझ लिया है। तो हमारा सेकंड पॉइंट यानी कि मंदी। अब ये मंदी होता क्या है, हम लोग एक डेफिनेशन के द्वारा हम मंदी को समझते हैं। तो इकोनॉमी में पैसों की सप्लाई से ज्यादा जब पैसों की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे हम लोग मंदी की सिचुएशन कहते हैं। मतलब कि इकोनॉमी में, यानी कि मार्केट में पैसा किसी के पास आ नहीं रहा है, किसी के पास काम नहीं है। अब किसी के पास पैसा नहीं होगा तो पैसे की ही डिमांड बढ़ेगी। अब किसी के पास पैसा है ही नहीं तो प्रोडक्ट और सर्विस के दाम ऑटोमेटिक, यानी कि प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब प्राइस कम हो जाएगी तो देश में मंदी का माहौल फैल जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट आरबीआई से कहती है कि इकोनॉमी मंदी की ओर जा रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अब आरबीआई क्या करती है, तो आरबीआई रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट का यूज करती है इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। अब वो कैसे करती है हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग इन्फ्लेशन और मंदी का मीनिंग तो समझ लियो, और इन दोनों ही सिचुएशन में हम तीनों रेट काम आते हैं। तो जब भी गवर्नमेंट के एनालिसिस करके उसको लगता है कि इकोनॉमी में महंगाई बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन फैल चुकी है, तो वो आरबीआई बैंक से कहती है कि इसे कंट्रोल करो। तब आरबीआई बैंक क्या करती है, तो वो बैंक रेट और रेपो रेट को बढ़ा देती
देती है। अब बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ चुके हैं तो इसकी वजह से कॉमर्शियल बैंक कम लोन लेती है। अब कॉमर्शियल बैंक कम लोन लेगी तो उसको भी तो अपना प्रॉफिट बनाना है, तो वो क्या करेगी, तो वो पब्लिक को, देश की जनता को वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देगी। अब कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना नहीं चाहता तो पब्लिक लोन की डिमांड को कम करेगी। तो पब्लिक लोन की डिमांड को कम करेगी तो पब्लिक के पास कम पैसा होगा। अब पब्लिक के पास कम पैसा है तो पब्लिक की डिमांड भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो जो महंगाई थी वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी, यानी कि कंट्रोल में आ जाएगी, कि महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और पब्लिक की डिमांड कम हो जाएगी। इसकी वजह से सारे सेक्टर के प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइस भी कम हो जाएगी। इसकी वजह से महंगाई भी कम हो जाएगी देश में। इसलिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन में रेपो रेट और बैंक रेट का यूज किया जाता है। गवर्नमेंट और आरबीआई को उसके एनालिसिस करके ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी में मंदी की सिचुएशन फैल चुकी है। अब आरबीआई मंदी की सिचुएशन में क्या करता है, तो वो रेपो रेट और बैंक रेट कम कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, को कॉमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेती है आरबीआई बैंक से। अब कॉमर्शियल बैंक ने ज्यादा लोन लिया है, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे, तो अब कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, तो पब्लिक को वो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देगी। अब पब्लिक की डिमांड क्या रहती है कि लोन मिले और कम इंटरेस्ट रेट पे मिले, और वही होता है। अब इसकी वजह से पब्लिक लोन लेती है कॉमर्शियल बैंक से। अब लोगों के पास पैसा आता है, क्योंकि मंदी के समय में किसी के पास पैसा आता नहीं है, मार्केट में पैसा घूमता नहीं है, तो इसलिए सब लोग कहते हैं कि मार्केट में पैसा आ ही नहीं रहा। अब लोन की वजह से पब्लिक के पास पैसा आ जाता है। अब पब्लिक के पास पैसा रहता है तो क्या होता है, पब्लिक की डिमांड बढ़ जाती है। पब्लिक की डिमांड बढ़ते ही क्या होता है, तो पब्लिक की डिमांड बढ़ते ही हर सेक्टर के प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइस बढ़ जाती है। तो आरबीआई ने मंदी की सिचुएशन से निकल के इकोनॉमी को कंट्रोल करने में रेपो रेट और बैंक रेट का कैसे इस्तेमाल किया आपने देखा। ऐसे ही जब भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन या मंदी की सिचुएशन आती है तो आरबीआई बैंक रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम ज्यादा करते रहते हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी हमारे कंट्रोल में रहे, क्योंकि ज्यादा तेजी भी अच्छी नहीं होती और ज्यादा मंदी भी अच्छी नहीं होती। इसलिए इकोनॉमी को कंट्रोल में रहना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी तो डिसलाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलती है अपने अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।